एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस तक हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज का जो भी टॉपिक आगे का होगा, ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोबीज. हाउस फ्लाइज इज़ वन सच कैरियर. The flies sit on garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. However, if the contaminated food is likely to get sick, so it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of career is the female Anopheles mosquito, which carries the parasites of malaria. Female Aedes mosquito act as carrier of dengue viruses. सो ऐसा है कि जो हमारे इंसेक्ट्स और एनिमल रहते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी डिजीज़ जो होती है उसको स्प्रेड करने में। इसको ऐसा समझ सकते हैं हम, जो हमारी जो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो मक्खी मच्छर और जो भी छोटे छोटे टाइनी हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये एक गार्बेज पर बैठते हैं। उस गार्बेज से क्या होता है, इन लोगों की बॉडी पर पैथोजेंस इनकी बॉडी से चिपक जाता है। फिर ये अनकवर्ड फूड पर जाकर बैठते हैं, तो जो पैथोजन इन लोगों की बॉडी पर होता है वो सब फूड में आ जाता है। तो और उसके अंदर क्या होता है कि जब हम वो फूड कंज्यूम करते हैं, तो उससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ये हमेशा ये एडवाइस सब देते हैं कि हमको जो फूड है वो कवर्ड फूड ही हमको कंज्यूम करना चाहिए, और हमें हमेशा अनकवर्ड फूड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो हमारी फ़ीमेल मॉस्किटो जो रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में, मलेरिया जो होती है बीमारी, हमारी जो मलेरिया होता है उसको फैलाने में, और जो डेंगू वायरसेस होते हैं उसको फैलाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, फीमेल मॉस्किटो का है। All mosquitoes breed in water, hence one should not let water collected anywhere in coolers, tire, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. अब क्या होता है, हमारे जितने भी मच्छर होते हैं वो सब पानी के अंदर ही बनते हैं। तो हमें हमेशा पानी जो है वो हमें खुली जो अनकवर्ड जो चीज़ें होती हैं वहाँ से हमें कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी अनसेफ रहता है वाटर, वो सेफ़ नहीं होता है वाटर। उस वजह से क्या हो सकता है कि हमारी बॉडी में काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रोबीज़, और हमें उससे डिजीज़ हो सकती हैं। तो हमें हमेशा जो कवर्ड वाटर है उसको ही कंज्यूम करना चाहिए। Disease causing microorganism in animal. Several microorganisms not always cause disease in human and plant, but also in another animal. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. अब क्या होता है कि जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं वो एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स और ह्यूमंस में ही हो, वो एनिमल के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म जा सकते हैं। जैसे कि एंट्रैक्स एक बहुत डेंजरस डिजीज़ होती है, जो ह्यूमन और कैटल डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियम की वजह से ये डिजीज़ होती है एनिमल्स के अंदर, जिसमें उसके फूट और जो माउथ है वो काफ़ी कॉज होता है वायरस की वजह से। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट. Several microorganisms cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. To reduce the yield of crop. अब क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर जाते हैं। हमारा जो वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, और जो अलग तरह के जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं। दे कैन बी कंट्रोल बाय यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स लाइक किल द माइक्रोबीज। और हम इसको कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, केमिकल की हेल्प से हम लोग हमारे जितने भी प्लांट्स में जो हमारे प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको केमिकल की हेल्प से किल कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग.
Food poisoning could be due to some consumption of food spoiled by some microorganism. Microorganism that grow on food sometimes produce toxic substance. अब हमारा जो फूड पॉइजन होता है, फूड पॉइजन क्या होता है, जो एक फूड रहता है उसको काफ़ी स्पॉइल हो जाता है, वो कौन उसको स्पॉइल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको स्पॉइल करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है फूड पर, जिससे क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन दैट, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल। और काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि जब हम फूड पॉइज़न हो जाता है, लाइक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं वो हमारे अगर फूड के अंदर हो जाते हैं, तो हम और उस फूड को हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं, और इवन ऐसा भी हो कि हमारी डेथ भी हो सकती है उससे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपना फूड देखकर ही कंज्यूम करना है, और उसको प्रिवेंट करना है स्पॉइल होने से। और अच्छा फूड हो तो ही आप खाएं, अगर वो 2-3 दिन पुराना हो गया है, या फिर उसमें से स्मेल आ रही है, या फिर उसके अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है, तो फिर उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें फूड पॉइज़न हो सकता है। फूड प्रिजर्वेशन। We have learned about the method used to preserve or store food grain. How do we preserve cooked food at home? जैसे हमने लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम किस तरह से हमारी जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है, हम उसको किस तरह से कोल्ड स्टोरेज में प्रोड्यूस करते हैं, बट वो तो अनकुक्ड फूड था। बट अगर हमारा फूड अगर कुक्ड है, तो हम उसको घर में कैसे प्रिजर्व करें? You may know that bread left unused under the moisture condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emit bad smell and sorry and has a bad taste and change color. It is spoiled food by chemical reaction. अब जो मैंने जैसा आपको बताया, जो हमारा फूड पॉइज़न जो हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, जो फूड पॉइज़न होता है उसका कलर भी चेंज होता है, उसमें से बैड स्मेल आती है, उसका का टेस्ट भी बहुत गंदा हो जाता है। तो ये अगर ये सब चीज़ें अगर आपको फूड में दिख रही हैं, मतलब वो फूड में काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का अटैक हो चुका है, और वो फूड आप कंज्यूम करने से आपको फूड पॉइज़न हो सकता है। Chemical method. Salt and edible oils are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. They called preservatives. अब हमारी केमिकल मेथड्स होती हैं कुछ, जैसे सॉइल और एडिबल ऑयल्स जो होता है वो काफ़ी कॉमन केमिकल मेथड है, जो चेक करती है कि किसी भी फूड पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है या नहीं, और हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। We add salt and acid preservatives to pickles to prevent the attack of microorganisms. Sodium benoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jam and squishes to check their spoilation. अब क्या होता है कि हम हमारा जो एसिड और जो सॉल्ट रहता है वो हमारे जो पिकल रहता है उसको प्रिवेंट करता है माइक्रोबीज से। सोडियम बेनोजिट और सोडियम मेटासल्फेट जो होते हैं बहुत कॉमनली प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, और ये जैम्स और स्क्विशेस में भी चेक होता है, उसको चेक करने के लिए भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। Preservation of common salt. Common salt has been used to preserve meat, fish, or for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salt is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind. अब हमारा जो कॉमन सॉल्ट रहता है, कॉमन सॉल्ट हमारा मीट एंड फिश को भी प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी यूज़ होता है, और हमारी जो मीट एंड फिश रहती है वो हम ड्राई सॉल्ट से अगर कवर कर देंगे तो उस पर बैक्टीरियाज नहीं लगेंगे। और जो हमारा सॉल्ट रहता है वो आंवला, रो मैंगो और जो इमली रहती है उसको भी प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है एज अ कॉमन सॉल्ट, एज अ प्रिजर्वेटिव। Preservation by sugar. Jam, jellies and squish are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food. अब काफ़ी बार हमारी शुगर भी एज अ प्रिजर्वेशन काम करती है, लाइक जैम्स, जेलीज और स्क्विश जो रहते हैं वो हम उसको किससे प्रिजर्व करते हैं, शुगर से प्रिजर्व करते हैं। तो शुगर जो रहती है उसका जो मॉइस्चर रहता है ऊपर का उसको काफ़ी रिड्यूस कर देती है, और उससे हमारी जो ग्रोथ रहती है बैक्टीरिया की वो क्या होती है, कम हो जाती है, अटैक नहीं कर पाते हैं बैक्टीरियाज। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. Use of oil and vinegar prevent spoilation of pickle.
because bacteria cannot live in such environment. Vegetable, fruit, fish and meat are often preserved by this method. अब ऑयल और जो विनेगर रहता है, तो ये हमारा पिकल जो हमारा रहता है, पिकल में अचार होता है, तो पिकल जो रहता है उसको बैक्टीरिया से बचाने के लिए काफ़ी यूज़ में आते हैं हमारे ऑयल एंड विनेगर्स। जिससे क्या होता है कि अगर उस इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी बार हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश इसको भी प्रिजर्व करने के लिए विनेगर एंड ऑयल यूज़ करते हैं। Heat and cold treatment. You must have observed your mother boil milk before it is stored or used. Boiling kill many microorganism. Like जो हमारा मिल्क रहता है, अगर हम उसको बॉईल करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मिल्क के अंदर होते हैं वो सब किल हो जाते हैं बाय बॉइलिंग। Similarly, we keep our food in refrigerator. Low temperature inhibit the growth of microbes. वैसे ही जैसे हम फ्रिज जो हमारा होता है, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, अगर हम उसके अंदर हमारा कोई फूड रख देते हैं तो उससे हमारी जो फूड की शेल्फ़ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो उससे हमारा फूड माइक्रोब्स हमारे फूड पर अटैक नहीं कर पाते हैं अगर हम उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are stored in seal airtight packet to prevent the attack of microbes. अब एक मेथड और है जो स्टोरेज एंड पैकिंग। तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी फूड को अगर हम सील टाइट पैकिंग में अगर हम पैक कर दें तो उसमें माइक्रोबीज का अटैक नहीं होता है। Nitrogen fixation. You have learned about the bacterium rhizobium of in class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant. Recall the rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and pea with sorry with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning by you, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant. You will wonder how let this contains action. Nitrogen cycle. Our environment has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituent of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plant and animal. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. Once nitrogen is converted in this usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their food system. Nitrogen is then used for the synthesis of plants' protein and other component. Animal feeding or plants get their protein or another nitrogen compound. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound to be used by plants again. Certain are bacteria convert some parts of them nitrogen as gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the amount remain more or less constant. अब क्या होता है, हमारी नाइट्रोजन साइकिल होती है। हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन गैसेस है और बहुत असेंशियल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लाइक जो एक पार्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइक प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लियाई एसिड एंड विटामिन, ये सब हमारे नाइट्रोजन में प्रेजेंट होते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है हमारी, वो हम लोग डायरेक्टली एनिमल और प्लांट नहीं ले सकते हैं। कुछ ऐसे सर्टन बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो हमारी प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, जो क्या करती है, इन्वायरमेंट से हमारी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेती है, उसको कन्वर्ट करती है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। जब एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है ऐसे यूजेबल कंपाउंड में, उसके बाद फिर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उसको वो नाइट्रोजन को प्लांट्स हमारे सॉइल की हेल्प से लेते हैं। जो हमारी, आप इसको ऐसे समझो, जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेती है, उस नाइट्रोजन को वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट करती है। फिर जब वो नाइट्रोजन सॉइल में होती है, देन जो हमारा प्लांट का जो रूट होता है वो हमारी वो नाइट्रोजन सॉइल में से लेता है। नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिंथेसाइज होता है एक प्लांट का, जो उसको प्रोटीन प्रोवाइड करता है।
फिर जब एक एनिमल एक प्लांट को खाता है तो उसको वो प्रोटीन और नाइट्रोजन मिलता है। वैसे ही अगर एक प्लांट और एक एनिमल अगर मर जाता है तो जो हमारी बैक्टीरिया और जो फंगी प्रेजेंट रहती है सॉइल में, वो उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट में कन्वर्ट करती है, और फिर वो नाइट्रोजीनियस जो हमारी नाइट्रोजन क्रिएट हो रही है उसको हमारा कोई दूसरा प्लांट उसको कंज्यूम कर लेता है सॉइल से। तो यही हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो द नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन मोर और लेस कॉन्टेंट। फिर क्या होता है, ये हमारी जो प्रोसेस रहती है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन बनने की, तो इससे हमारा काफ़ी एटमॉस्फेयर में ना ही नाइट्रोजन कम होती है और ना ही बढ़ती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। ये नाइट्रोजन डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको ये नाइट्रोजन डायग्राम याद करना है। अगर नाइट्रोजन का एक अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो हो सकता है कि मार्क्स काफ़ी अच्छे मिले, बिकॉज डायग्राम के मार्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं और इसके लेबलिंग भी काफ़ी अच्छे से करनी है। आज हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो चुका है साइंस 8th का। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ ऐसा लगा है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ आपने सीखने को मिला है आपको, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।